आज से हम लोग नीट के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। उस क्रैश कोर्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। उस साइंटिस्ट का नाम है अरिस्टोटल। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? अरिस्टोटल। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके पूरे ऑर्गेनिजम्स को एक तो प्लांट में बांटा और नेक्स्ट एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट को भी फर्दर सब ग्रुप में बांटा, जैसे हर्ब्स में, श्रब में और ट्रीज में। एनिमल को भी फर्दर दो और ग्रुप्स में बांटा, इनेमा और एनेमा में। इनेमा और एनेमा में जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रेड ब्लड सेल प्रेजेंट था उसको इनेमा में रख दिया, और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रेड ब्लड सेल एब्सेंट था उसको एनेमा में रख दिया। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल द्वारा दिया गया था। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके पूरे ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में बांटा, एक तो प्लांट्स में और सेकेंड एनिमल्स में। प्लांट को भी फर्दर तीन सब ग्रुप्स में बांटा, जैसे हर्ब्स में, श्रब में और ट्रीज में। एनिमल्स को फर्दर दो ग्रुप्स में बांटा, इनेमा में और एनेमा में। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रेड ब्लड सेल प्रेजेंट था उसको इनेमा में रख दिया, और जिसमें रेड ब्लड सेल, जिस ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड सेल एब्सेंट था उसको एनेमा में रख दिया। आगे हम लोग बात पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? कार्लस लिनस द्वारा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनस द्वारा दिया गया था। कार्लस लिनस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्लस लिनस ने पूरे ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में बांटा था, एक तो किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमलिया में। ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये भी किंगडम एक्सेप्ट नहीं हुआ। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन बाद में आया। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और पूरे ऑर्गेनिजम्स को तीन फर्दर किंगडम में बांटा, किंगडम प्लांटी में, किंगडम एनिमलिया में और किंगडम प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, और पूरे ऑर्गेनिजम्स को चार किंगडम में बांटा, किंगडम प्लांटिया में, किंगडम एनिमलिया में और किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा में। लेटर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ये एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने किंगडम प्लांटिया दिया था, किंगडम एनिमलिया दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा दिया था, किंगडम मोनेरा दिया था और किंगडम फंजाई दिया था। उसके बाद एक और किंगडम क्लासिफिकेशन आया, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कार्ल लुईस द्वारा दिया गया था और इसको थ्री डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है। थ्री डोमेन सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो किंगडम मोनेरा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, कार्ल लुईस ने क्या किया कि इसको फर्दर दो डोमेन में बांट दिया, आर्कीबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया में। और जो तीसरा वाला डोमेन था, थर्ड डोमेन में जितने भी यूकैरियोटिक किंगडम है सबको जो है तो थर्ड डोमेन में रख दिया। एक बार और हम देखेंगे तो सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया गया था। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम अरिस्टोटल था। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे पूरे ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में बांटा, एक तो प्लांट में और सेकेंड एनिमल में। इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और प्लांट को भी फर्दर तीन सब ग्रुप में बांटा, पहला तो हर्ब्स में, ठीक है, पहला हर्ब्स में और सेकेंड श्रब में, थर्ड ट्रीज में। जो एनिमल दिया था, एनिमल जो ग्रुप है, इसको भी फर्दर दो सब ग्रुप में बांटा, इनेमा और एनेमा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जिसके अंदर रेड ब्लड सेल प्रेजेंट था उसको जो है तो इनेमा में रख दिया, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कॉकरोच आ जाएगा एग्जांपल में, उसमें रेड ब्लड सेल एब्सेंट होता है तो उसको एनेमा में रख दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरलस लिनस द्वारा दिया गया था। कैरलस लिनस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने टू किंगडम दिया था, जैसे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था, और इन्होंने एक और किंगडम जोड़ दिया इसमें, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा, तीन किंगडम इसमें हो जाता है। आगे जो है तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, और ये जो है तो जिस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था उस साइंटिस्ट का नाम है कोपलैंड। इन्होंने चार किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इस किंगडम में किंगडम प्लांटिया रखा था, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा। सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था। ये आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया था, और इन्होंने पांच किंगडम दिया था। उस किंगडम में रखा था किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई। तो पांच किंगडम इसमें था। सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन ये कार्ल लुईस द्वारा दिया गया था, और कार्ल लुईस ने जो किंगडम मोनेरा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसको फर्दर दो और डोमेन्स में बांट दिया, और उसका नाम दिया आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को थ्री डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है। दो डोमेन सिस्टम, किंगडम मोनेरा को दो डोमेन सिस्टम में बांट दिया, आर्कीबैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। और थर्ड डोमेन सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको जो है तो थर्ड डोमेन में रख दिया। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया था, और कब दिया गया था? 1969 में। तो 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने पांच क्राइटेरिया रखा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए। पांच क्राइटेरिया उन्होंने रखा था। पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया था वो है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस का ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, बॉडी को थैलस भी कहा जाता है। तो बॉडी और थैलस ऑर्गेनाइजेशन दोनों सेम चीज है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था क्राइटेरिया, और रिप्रोडक्शन लिया था। रिप्रोडक्शन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सारी चीजें उन्होंने ली थी। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिया था। तो आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए उन्होंने पांच क्राइटेरिया रखा था। पांच क्राइटेरिया में सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो सेल स्ट्रक्चर था। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म फूड सिंथेसाइज कर रहा है, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो उसी के बेसिस पे ये क्राइटेरिया रखा गया था। फिर फर्दर जो है तो रिप्रोडक्शन रखा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप रखा। तो आर.एच. व्हिटेकर ने पांच क्राइटेरिया रखा था। ये सब हमने क्राइटेरिया बता दिया है। और जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया था आर.एच. व्हिटेकर द्वारा वो 1969 में आया था। 1969 में आया था। आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को फर्दर डिवाइड किया, जैसे कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में, जिस भी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट था तो उसको प्रोकैरियोट्स में रखा, और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसको यूकैरियोट में रखा। प्रोकैरियोट्स में किंगडम मोनेरा आया, और यूकैरियोट्स में किंगडम प्रोटिस्टा आता है, किंगडम फंजाई आता है, किंगडम एनिमेलिया आता है और किंगडम प्लांटिया आता है। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, और जो मोनेरा होता है वो भी यूनिसेलुलर ही होता है। और किंगडम फंजाई की बात करें तो ये लूज टिश्यू से बना होता है और मल्टी सेलुलर होता है। प्लांटी की बात करें तो इसमें टिश्यू होता है और ऑर्गन होता है। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो इसमें टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बांटा।
प्रोकैरियोट्स में किंगडम मोनेरा को रख दिया और यूकैरियोट्स में जिसमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था और वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे उसको यूकैरियोट्स में रख दिया। जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। किंगडम प्लांटिया एक अलग चैप्टर है और किंगडम एनिमेलिया भी एक अलग चैप्टर है, तो उसको हम लोग अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे। अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम प्रोकैरियोट्स होते हैं और इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और नेकेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट किस लिए होता है? क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होता है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 70S राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है। चूंकि ये प्रोकैरियोट्स है तो इसमें नेकेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेकेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है ना इसी ग्रुप में पाया जाता है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इसी ग्रुप में पाया जाता है। जैसे कि ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको हम लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो सेल वॉल जो बना होता है वो पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बना होता है। फिर हम लोग एक बार पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा होता है। किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और नेकेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाया जाता है इसमें। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक में भी ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकता है और फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। हम लोग हेटरोट्रॉपिक की बात करेंगे तो हेटरोट्रॉपिक में भी ये पैरासिटिक भी हो सकता है और सेप्रोफिटिक हो सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इसमें प्रेजेंट होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल नॉन सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, नॉन सेलुलोजिक मटेरियल से बना होता है। इसका सेल वॉल पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। किंगडम मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया को सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा कहा जाता है। ठीक है, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कहा जाता है किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, ये उसको क्या कहेंगे? बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, और इसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई रहता है, एक्सटेंसिव होता है। इसमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। ज्यादातर जो है ना मोस्टली हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही होता है। तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। बैक्टीरिया को सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर भी कहा जाता है और ये सबसे ज्यादा एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया को मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब कि इसमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खुद अपना भोजन तैयार करता है, तो इसलिए ऑटोट्रोपिक कहते हैं। और हेटरोट्रोपिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फूड के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया को फर्दर शेप के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया कोमा शेप होता है तो उस बैक्टीरिया को विब्रियो कहेंगे। ठीक है, अगर बैक्टीरिया कोमा शेप होता है, तो उसको विब्रियो कहेंगे। अगर रॉड शेप होता है तो उस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे?
उस बैक्टीरिया को कहेंगे बेसिलस, ठीक है। और अगर स्फेरिकल मतलब गोल गोल होता हो तो उसको हम लोग कोकस कहेंगे, और अगर स्पाइरल शेप होगा तो उसको हम लोग स्पाइरुलम कहेंगे, स्पाइरुलम, उसको हम लोग स्पाइरुलम कहेंगे। तो बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे 4 ग्रुप्स में बांटा गया। अगर बैक्टीरिया कोमा शेप होगा तो उसको हम लोग विब्रियो कहेंगे, और अगर रॉड शेप हुआ तो उस बैक्टीरिया को बेसिलस कहेंगे, और अगर स्फेरिकल शेप रहा तो उसको हम लोग कोकस कहेंगे, स्पाइरल शेप रहा तो उसको स्पाइरुलम कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने फिगर लगाया है कि कोकस शेप अगर गोल गोल है तो उसको कोकाई कहेंगे, रॉड शेप है तो उसे बेसिलस कहेंगे, और स्पाइरल शेप है तो स्पाइरुलम कहेंगे, और अगर कोमा शेप है इस तरह का तो उसको हम लोग विब्रियो कहेंगे। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, फोटोसिंथेटिक मतलब जो ऑटोट्रोपिक होता है, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अदर प्लांट्स में, जैसे किंगडम प्लांटिया में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना, उसी तरह से बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम है कि ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। इसी क्रोमेटोफोर के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उस क्लोरोफिल का नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो इसी क्रोमेटोफोर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है कैरोटीनोइड्स, ठीक है। यही दोनों पिगमेंट क्या करता है कि फोटोसिंथेसाइज करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब कि सनलाइट से फूड बनाता है। तो जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर 2 पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एक पिगमेंट का नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट का नाम है कैरोटीनोइड्स, ठीक। यही दोनों पिगमेंट क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहना है। ये क्रोमेटोफोर जो है तो जैसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट में, उसी तरह से क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, और इसका मेन फंक्शन है कि ये फोटोसिंथेसिस करवाता है, और ये सिर्फ फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्की बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, तो किंगडम मोनेरा जो है तो हमारा खत्म हो जाएगा। आर्की बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ये जो है तो हार्श हैबिटेट में भी रह लेते हैं, ठीक है ना। जो आर्की बैक्टीरिया में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो हार्श हैबिटेट में भी रह लेते हैं। अच्छा, क्या रीजन है कि ये लोग हार्श हैबिटेट में रह लेते हैं, क्योंकि इनमें जो सेल वॉल होता है उसमें जो लिपिड होता है ना, लिपिड होता है, उसका लिपिड का स्ट्रक्चर वो ब्रांच्ड होता है, और इसमें स्यूडोम्यूरिन भी प्रेजेंट होता है। इसी की वजह से जो है तो ये आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में सरवाइव कर जाता है, ठीक। तो आर्की बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो हार्श हैबिटेट में भी सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है। इसमें जो है तो ब्रांच लिपिड चेन प्रेजेंट होता है और स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है, जो कि इसको आर्की बैक्टीरिया में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हार्श हैबिटेट में सरवाइव करने में हेल्प करता है। हार्श हैबिटेट साल्टी एरिया भी हो सकता है, हॉट स्प्रिंग भी हो सकता है, और मार्सी मतलब दलदल एरिया, तो मार्सी एरिया भी हो सकता है। अगर आर्की बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया कोई ऑर्गेनिज्म साल्टी एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है, साल्टी एरिया में प्रेजेंट होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेलोफाइल्स कहेंगे, ठीक है। ऐसे आर्की बैक्टीरिया या ऐसे बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स कहेंगे। और अगर हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, ठीक है, अगर हॉट स्प्रिंग्स में ऐसा आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है तो ऐसे आर्की बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स कहेंगे, ठीक है। और अगर दलदल एरिया में पाया जाता है, मार्सी एरिया में पाया जाता है, तो ऐसे आर्की बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस का एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोकोकस। तो अगर साल्टी एरिया में प्रेजेंट होता है
आर्कीबैक्टीरिया, तो ऐसे आर्कीबैक्टीरिया को हेलोफाइल्स कहेंगे। और अगर हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है तो ऐसे आर्कीबैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स कहेंगे। ठीक है। और अगर आर्कीबैक्टीरिया मार्सी एरिया में पाया जाता है तो ऐसे आर्कीबैक्टीरिया को मिथेनोजेंस कहेंगे। मिथेनोजेंस कहेंगे। मिथेनोजेंस क्या है? ठीक है, एरोबिक है कि एनारोबिक है? मिथेनोजेंस एनारोबिक है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में ये काम करता है, तो ये स्ट्रिक्टली जो है तो एनारोबिक है। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तो वहां पे ये सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, ये अक्सर करके जो रूमिनेंट का गट होता है ना, रूमिनेंट जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे काऊ हो गया और बफेलो हो गया, ये रूमिनेंट में आता है। ठीक है, रूमिनेंट एनिमल में काऊ और बफेलो आता है। ठीक है, यही काम क्या करता है, ये रूमिनेंट गट में जो प्रेजेंट होता है, ये काम क्या करता है कि मीथेन गैस का प्रोडक्शन करता है। मीथेन गैस को बायोगैस भी कहा जाता है। तो जो रूमिनेंट गट से जो गोबर निकलता है, जो गोबर लैट्रिन करती हैं, तो उसमें ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है और ये मिथेनोजेंस यहाँ से बायोगैस या मीथेन गैस का प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं कि फॉर्मिक एसिड और CO2 को चेंज कर देते हैं, किसमें? मीथेन में। ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो प्रेजेंट होता है और CO2 प्रेजेंट होता है, किसमें? डंग में, तो उसको जो है तो मीथेन में बदल देता है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए मीथेन गैस भी कहते हैं। एक बैरोफिलिक नाम का टर्म आता है। ठीक है, तो बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स, ये भी किंगडम मोनेरा का ही, आर्कीबैक्टीरिया का ही पार्ट है। ये उसे कहते हैं जब मैराइन के डीप में पाया जाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करता है और ग्रो करता है, तो ऐसे जो है तो बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा आर्कीबैक्टीरिया जो कि समुद्र के एकदम निचले स्तर पे पाया जाता हो, डीप में पाया जाता हो, और वहां पे मल्टीप्लाई करता हो और वहां पे ग्रोथ करता हो, तो उस ऐसे प्रोकैरियोट्स को बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं इसको, आर्कीबैक्टीरिया को। आर्कीबैक्टीरिया में जो आर्कीबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हार्श हैबिटेट में भी सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, ये हार्श हैबिटेट में इसलिए सरवाइव कर लेते हैं क्योंकि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है और अदर ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इनके सेल वॉल में लिपिड का जो चेन पाया जाता है वो काफी ब्रांच्ड होता है और इसमें स्यूडोम्यूरिन नाम का मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, और ये दोनों मिलकर के इसको हेल्प करते हैं सरवाइव करने के लिए हार्श हैबिटेट में। ठीक है, अगर बैक्टीरिया साल्टी एरिया में पाया जाता है तो ऐसे बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स कहेंगे, और अगर बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है तो ऐसे बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स कहेंगे। ठीक है, और दलदल एरिया में, जैसे मार्सी एरिया में पाया जाता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस कहेंगे। मिथेनोजेंस का एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस। ठीक है, मिथेनोजेंस स्ट्रिक्टली एनारोब्स होता है और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? रूमिनेंट के गट में। रूमिनेंट के गट में, रूमिनेंट एनिमल में आता है, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया। ठीक है, और ये काम क्या करता है? ये मीथेन गैस या बायोगैस जो है तो मीथेन गैस का या बायोगैस का प्रोडक्शन करवाता है। कहाँ से? डंग से। जो गोबर होता है, गोबर, उससे जो है तो ये मीथेन का या बायोगैस का प्रोडक्शन करवाता है। मिथेनोजेंस क्या करता है कि फॉर्मिक एसिड और CO2 को मिला करके मीथेन में जो है तो बदल देता है। ठीक है, तो यही मीथेन गैस जो है तो इसको हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स क्या होता है? बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जो सी जो होता है, समुद्र होता है, समुद्र के, तो बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि डीप मैराइन के अंदर पाए जाते हैं और वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके अपना ग्रोथ करते हैं। आगे हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया पढ़ लिए हैं, आर्कीबैक्टीरिया पढ़ लिए हैं, और अब हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे।
यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यू बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड होता है किससे, इसमें जो है तो रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वो काफी रिजिड होता है। और अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल अगर होता है तो उसमें एक प्रेजेंट होगा क्या, फ्लैजिलम, ठीक। अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं ना, वो यूकैरियोटिक सेल का जो कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं लगभग, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो रिजेंबल करते हैं किससे, यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट से, यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट से। फर्दर हम लोग पढ़ेंगे सायानोबैक्टीरिया। सायानोबैक्टीरिया जो है तो फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब कि सनलाइट से ये अपना भोजन बनाता है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए, कैरोटीनोइड्स और फाइकोबिलिन्स, ठीक है, फाइकोबिलिन। तो सायानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का नाम है क्लोरोफिल ए, दूसरा कैरोटीनोइड्स और तीसरा जो है था फाइकोबिलिन्स। सायानोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है। सायानोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है और फिलामेंट के फॉर्म में भी ये रह सकता है। इसमें एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, सायानोबैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, उस सेल को हम लोग नाम देते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है। उस सेल को हम लोग नाम क्या देते हैं, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का मेन फंक्शन क्या है कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। हेटेरोसिस्ट में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है, ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है। अगर कहीं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी है, अगर कहीं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी है तो ये सायानोबैक्टीरिया क्या करता है कि वहां ब्लूम का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो सायानोबैक्टीरिया पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में क्या कर लेता है कि ब्लूम का फॉर्मेशन कर लेता है। सायानोबैक्टीरिया में जो सेल होता है वो उसके चारों तरफ गिलाटिनस की सीड प्रेजेंट होती है। एक बार और देख लेंगे हम लोग। तो हम लोग बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, आर्कीबैक्टीरिया भी पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे हम लोग यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है और इसका जो ये कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द रिजिड सेल वॉल। और अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल होता है तो उसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो रिजेंबल करते हैं किससे, यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट से, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट से क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं, रिजेंबल मतलब मिलते जुलते हैं। इसी में हम लोग सायानोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सायानोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक के थ्रू, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता है और ये फोटोसिंथेटिक के थ्रू फूड को सिंथेसाइज करता है। फोटोसिंथेटिक होता है इसलिए इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए, कैरोटीनोइड्स और फाइकोबिलिन्स, ठीक है। सायानोबैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है। सायानोबैक्टीरिया में स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, उस स्पेशल टाइप ऑफ सेल को हम लोग हेटेरोसिस्ट नाम देते हैं। हेटेरोसिस्ट में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है
उस एंजाइम का हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज ही एंजाइम जो होता है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है। साइनोबैक्टीरिया वाटर पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर ये ब्लूम का फॉर्मेशन कर लेता है, ब्लूम का फॉर्मेशन कर लेता है। साइनोबैक्टीरिया के सेल के आसपास गिलाटिनस सीट प्रेजेंट होता है, ठीक है, गिलाटिनस सीट प्रेजेंट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है अंतर? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता है कि जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं ना, स्टेनिंग करते हैं तो ये पर्पल रंग के दिखने लगते हैं, समझे। तो स्टेनिंग करने पर ये पर्पल कलर के दिखने लगते हैं। और क्यों स्टेनिंग ये लोग करने पर ये स्टेनिंग इनका हो जाता है? क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टेनिंग क्यों हो जाता है साइनोबैक्टीरिया में या ब्लू ग्रीन एल्गी का, और इसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है? क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए जो है तो इसकी स्टेनिंग हो पाती है। और स्टेनिंग जब हो जाती है इसकी तो इसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। अगर स्टेनिंग नहीं हो पाती है तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। साइनोबैक्टीरिया में दो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, जैसे नोस्टोक और एनामेना। नोस्टोक और एनामेना। नोस्टोक का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, ये हेटेरोसिस्ट है। ये जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल होता है हेटेरोसिस्ट उसको कहते हैं। इसका काम क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है ये। और ये इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को हम लोग नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है। म्यूसिलेजिनस शीट इसमें आसपास प्रेजेंट होता है, इसमें म्यूसिलेजिनस शीट आसपास प्रेजेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो होता है इसके जो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है ना, इसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे। इसका जो डिफरेंस है देखते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो है ग्लिसरॉल और ईथर लिपिड का बना होता है, ईथर लिपिड। और अगर हम लोग यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं, इसकी बात करें तो इसमें जो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वो है ग्लिसरॉल है और ईस्टर लिपिड्स होता है, ठीक है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया में ग्लिसरॉल और ईथर लिपिड का कंपोजिशन पाया जाता है ये काफी रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। ये काफी रेजिस्टेंट होता है एज कंपेयर टू द ईस्टर लिपिड्स। और यही जो इसका ये मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है ना, यही इसको आर्की बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि इसमें हार्श हैबिटेट में रहने के लिए, ठीक है। यही मेन रीजन है कि ग्लिसरॉल और ईथर लिपिड ये जो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है, ये लिपिड जो है तो ब्रांच लिपिड उसमें प्रेजेंट होता है। और ये ब्रांच लिपिड की वजह से और ईथर लिपिड की वजह से ये काफी रेजिस्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू द ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड्स। और ये हार्श हैबिटेट में रहने के लिए, इसको सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग स्टेनिंग इसका करते हैं तो ये पर्पल रंग के दिखते हैं। और पर्पल रंग के ये स्टेनिंग क्यों हो जाता है इसमें स्टेनिंग करने पे? क्योंकि इसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की वॉल होती है, इसी वजह से इसमें स्टेनिंग हो जाता है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया का यूज जो है ना एग्रीकल्चरल फील्ड में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, इसलिए इसका एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल होता है ताकि क्रॉप का इम्प्रूवमेंट हो सके। इसलिए जो है तो हम लोग साइनोबैक्टीरिया का एग्रीकल्चरल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा एबंडेंट होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक ही बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उसमें भी जो मेजॉरिटी होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स में मतलब सेप्रोफिटिक होता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफिटिक होता है तो इसमें क्या करता है कि जो डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी वो प्लांट का भी हो सकता है और एनिमल का हो सकता है, तो उसको डिकम्पोज करने का काम करता है, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में मोस्टली जो मेजॉरिटी है वो डिकम्पोजर्स होता है। डिकम्पोजर्स को हम लोग सेप्रोफिटिक कहते हैं। सेप्रोफिटिक क्या करता है कि डेड बॉडी जो होता है प्लांट और एनिमल का उसको डिकम्पोज करता है, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम लोग कर्ड दही बनाने में भी करते हैं, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करने में करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो करता है लेग्यूम्स में वो भी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। जैसे एग्जांपल राइजोबियम होता है, जैसे एग्जांपल क्या है राइजोबियम। तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में हम लोग फिर जानेंगे, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिए हैं कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है तो वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़े हैं तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में मेजॉरिटी जो होता है वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो डिकम्पोजर्स को हम लोग सेप्रोफिटिक भी कहते हैं। सेप्रोफिटिक क्या करता है कि जो डेड बॉडी होती है जैसे प्लांट या एनिमल किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडी होती है उसको डिकम्पोज करने का काम करता है ये सेप्रोफिटिक हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल जो यूज होता है वो कर्ड बनाने में भी होता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो कर्ड बनाने में इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और जो लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जैसे कि राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ये भी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। तो हम लोग तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिए हैं, ऑटोट्रॉपिक का ही पार्ट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किसे कहेंगे, ये भी किसका पार्ट है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का ही पार्ट है। ऑटोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसी का एक पार्ट है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, एमोनिया हो गया, इसको ऑक्सीडाइज करता है फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया काम क्या करता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या इसमें, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही ऑक्सीडाइज करता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में काम नहीं करता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में काम करता है, ठीक है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया है और ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। हम लोग तो अभी तक जानते होंगे कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस तो करता है, ठीक है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये फोटोसिंथेसिस तो करता है लेकिन रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो डोंट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसको हम लोग एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया होता है और ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल है क्लोरोबियम लिमिकोला, क्लोरोबियम लिमिकोला। फर्दर हम लोग रिप्रोडक्शन में हम लोग आ गए, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है और क्या क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन भी होता है, इसे हम लोग स्पोरुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है, समझे। तो मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है ना
बैक्टीरिया जो डिवाइड करता है मेनली बाय द फिजन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और फिजन में भी जो बाइनरी फिजन होता है उसके थ्रू ये बैक्टीरिया डिवाइड करता है, समझे। तो मेनली बाय फिजन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, ठीक है। और सम स्पोर फॉर्मेशन अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि डीएनए का ट्रांसफर होता है, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है इसमें। और इसमें तीन प्रोसेस हैं, कॉन्जुगेशन के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू और ट्रांसडक्शन के थ्रू। तीनों ये प्रोसेस है, तीन प्रोसेस के थ्रू डीएनए का ट्रांसफर होता है। अगर सेक्स पिलस के थ्रू होता है ट्रांसफर तो उसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहेंगे। और अगर डेड बैक्टीरिया से डीएनए को अपटेक किया जा रहा है तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और अगर ट्रांसफर होता है बाय द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज के थ्रू ट्रांसफर होता है डीएनए का, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसडक्शन कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली बाय फिजन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में वो फिजन से ही होता है मेनली ज्यादातर। और फिजन में भी जो बाइनरी फिजन होता है ना, बाइनरी फिजन के थ्रू इसमें बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंड, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन नहीं प्रेजेंट होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो उस समय स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए को ट्रांसफर होता है। और इसमें भी तीन प्रोसेस हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है ट्रांसडक्शन। अगर डीएनए का ट्रांसफर सेक्स पिलस के थ्रू होता है, ठीक है, सेक्स पिलस ये सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, सेक्स पिलस के थ्रू अगर ट्रांसफर होता है डीएनए का तो उस प्रोसेस को कंजुगेशन कहेंगे। और अगर डेड बैक्टीरिया से डीएनए को, फ्री डीएनए को अपटेक किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और अगर डीएनए ट्रांसफर होता है बाय द बैक्टीरियोफेज तो इस तरह के प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहेंगे। अब किंगडम मोनेरा में जो लास्ट बचा है वो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल होता है वो कंप्लीटली पूरी तरह से एब्सेंट होता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, पूरी तरह से एब्सेंट होता है। और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इसको माना गया है, माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माना गया है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माना गया है। इसकी जो साइज होती है इसकी जो साइज होती है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो साइज होती है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है। माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव करता है, ठीक है। तो इसका ये सब कैरेक्टरिस्टिक है कि ये विदाउट ऑक्सीजन माइकोप्लाज्मा सर्वाइव करता है, ठीक है। ये पैथोजेनिक होता है, ये बहुत सारे ये प्लांट में और एनिमल में डिजीज काज करता है। एनिमल में जैसे प्लूरोमॉर्फिक निमोनिया नाम की एक बीमारी होती है, ये माइकोप्लाज्मा काज करता है। प्लांट में जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है, ये एक डिजीज है, ये प्लांट में ये काज करवाता है। तो ये पैथोजेनिक की तरह भी काम करता है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से हम लोग इसको फिल्टर करते हैं, पास करते हैं, तो ये पास हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है। इसकी साइज जो होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। माइकोप्लाज्मा को हम लोग पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, कंप्लीटली सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इसको कहा जाता है।
सबसे छोटा सेल ये होता है। इसकी जो साइज होती है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है और ये ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में ये सरवाइव कर सकता है और ये पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक मतलब ये डिजीज कॉज करता है प्लांट में, जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल नाम की एक बीमारी है उसे कॉज करता है। एनिमल में प्लूरोमॉर्फिक नाम की एक बीमारी होती है उसे कॉज करता है। इसे हम लोग जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करते हैं तो वो पास हो जाता है। तो ये काफी स्मॉलेस्ट होता है, काफी छोटा होता है। ये किंगडम मोनेरा हमारा पूरा खत्म हो गया है। किंगडम मोनेरा के बाद हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और किंगडम प्रोटिस्टा करने के बाद हम लोग ये एमसीक्यू लगाएंगे, जितना भी एमसीक्यू है। नहीं तो उससे पहले हम लोग एमसीक्यू ही लगा लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यू ही लगा लेते हैं। हम लोग एक बार और जितना पढ़े हैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। जल्दी जल्दी हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन पढ़े थे। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, उस साइंटिस्ट का नाम है अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे पूरे ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में बांटा, एक तो प्लांट में और सेकेंड एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट्स को भी फर्दर सब ग्रुप में बांटा, जैसे हर्ब्स में, श्रब में और ट्रीज में। एनिमल्स को भी फर्दर दो ग्रुप्स में बांटा, इनेमा में, एनेमा में। जिसमें जिस ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट था उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को इनेमा में रख दिया और जिस ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड सेल एब्सेंट था उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को एनेमा में रख दिया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, उस साइंटिस्ट का नाम है कैरलस लिनस। उन्होंने दो किंगडम सिर्फ दिया था, सारे ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में रख दिया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। कैरलस लिनस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कैरलस लिनस को कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था और इन्होंने किंगडम प्लांटिया में रखा कुछ ऑर्गेनिजम्स और एनिमल लाइक जो ऑर्गेनिजम्स थे उसको एनिमेलिया में रखा और एक और एक्स्ट्रा किंगडम रखा है, इन्होंने दिया किंगडम प्रोटिस्टा। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था, इसमें किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा रखा गया था। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड द्वारा दिया गया था और इसमें इन्होंने मोनेरा किंगडम ऐड किया था, नया एक्स्ट्रा मोनेरा किंगडम ऐड किया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है और ये आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया गया था। 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। इन्होंने किंगडम प्लांटिया दिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। फर्दर लेटर जो है तो एक और किंगडम आया, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कार्ल लुईस द्वारा दिया गया था, ठीक है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को थ्री डोमेन सिस्टम कहा जाता है। थ्री डोमेन सिस्टम कहा जाता है। थ्री डोमेन सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो किंगडम मोनेरा था, किंगडम मोनेरा को कार्ल लुईस ने क्या किया कि फर्दर दो डोमेन्स में बांट दिया, ठीक है। दो डोमेन्स में क्या क्या आता है, एक तो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो एक डोमेन हो गया आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा डोमेन यू बैक्टीरिया। थर्ड डोमेन में जितने भी यूकैरियोटिक किंगडम है, जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया, सारे किंगडम को थर्ड डोमेन में उन्होंने रख दिया। आर.एच. विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और कब दिया था? 1969 में। उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करने के लिए जो क्राइटेरिया रखा था वो 5 क्राइटेरिया था। 5 क्राइटेरिया उन्होंने लिया था
सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे पूरे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बांटा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में किंगडम मोनेरा को रखा गया और यूकैरियोट्स में जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स थे उनको जो है तो रखा गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा। मोनेरा हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको रिपीट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, नेकेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। इसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका जो सेल वॉल होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है वो पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। इसमें प्लाज्मिड भी होता है, मेसोसोम भी होता है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ये सर्कुलर होता है। ठीक है, ये सर्कुलर होता है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ये किंगडम मोनेरा में या जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मिलता है। ये बैक्टीरिया में मेसोसोम होता है। ठीक है, मेसोसोम क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। ठीक है, ये रिस्पिरेशन का काम करता है। तो मेसोसोम ये क्या करता है कि रिस्पिरेशन का काम करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। किंगडम मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे। बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे। तो बैक्टीरिया को सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है। सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। सबसे ज्यादा एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? बैक्टीरिया। इसमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट होता है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है और फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप किसे कहेंगे? फोटोट्रॉपिक उसे कहेंगे जब वो सनलाइट से फूड बनाता हो तो उसे हम लोग फोटोट्रॉपिक कहेंगे। और कीमोसिंथेटिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है, तो उस तरह को ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहेंगे। बैक्टीरिया को शेप के आधार पे 4 पार्ट में बांटा गया है। कोमा शेप अगर है तो विब्रियो उसको कहेंगे, रॉड शेप अगर है तो उसे बेसिलस कहेंगे, स्फेरिकल शेप है तो उसे हम लोग कोकस कहेंगे, और अगर स्पाइरल शेप है तो उसको स्पाइरुलम कहेंगे। जैसे प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी तरह से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट की तरह ही क्रोमेटोफोर होता है, और ये फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट और कैरोटीनोइड पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ये फोटोसिंथेसिस यही दोनों पिगमेंट मिलकर के करवाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया खत्म हो गया। हम लोग अब पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। सर्वाइव इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर काफी अलग होता है, काफी डिफरेंट होता है अदर ऑर्गेनिज्म से। अगर हार्श हैबिटेट में साल्टी एरिया हो तो ऐसे हार्श हैबिटेट में अगर या बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में पाए जाते हो, ऐसे आर्कीबैक्टीरिया को हेलोफाइल्स कहेंगे। और अगर हॉट स्प्रिंग में पाया जाता हो तो थर्मोएसिडोफाइल कहेंगे, और मार्सी एरिया में पाया जाता हो तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मिथेनोजेंस कहेंगे। इसमें जो एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोकोकस। मार्सी एरिया में जो पाया जाता है उसको मिथेनोजेंस कहते हैं। मिथेनोजेंस क्या होता है कि स्ट्रिक्टली एनारोबिक होता है। ये रूमिनेंट गट में प्रेजेंट होता है, और रूमिनेंट एनिमल जैसे काऊ हो गया, फैलो हो गया। ठीक है, और इसका मेन काम है ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करवाता है। बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स उसे कहते हैं, ऐसे प्रोकैरियोट्स जो डीप मैराइन सेडिमेंट्स में पाए जाते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं,
तो ऐसे प्रोकैरियोट्स को बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, ये इसका कैरेक्टराइज्ड, इसी से कैरेक्टराइज्ड होता है। और ये अगर मोटाइल होता है तो इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट होता है वो यूकैरियोटिक सेल कंपोनेंट से रिजेंबल करता है, मतलब ये समान दिखता है, एक ही तरह का दिखता है। आगे पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक होता है। ऑटोट्रोफिक में फोटोसिंथेटिक होता है, और फोटोसिंथेटिक होता है इसलिए इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, कैरोटिनोइड्स होता है और फाइकोबिलिन्स पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है, ठीक। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्यों होता है? क्योंकि स्टेनिंग करने पर ये पर्पल रंग के दिखने लगते हैं। और स्टेनिंग इसका क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें थिक वॉल प्रेजेंट होता है और ये थिक वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। साइनोबैक्टीरिया जो है तो एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल होता है इसका, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसलिए ये क्रॉप इंप्रूवमेंट ये करवाता है एग्रीकल्चर फील्ड में। इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का नोस्टॉक और एनावेना। नोस्टॉक का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे हेटेरोसिस्ट है, और हेटेरोसिस्ट का काम नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के आधार पे यहाँ पे डिफरेंस है कि आर्कीबैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वो ग्लिसरॉल और ईथर लिपिड का बना होता है, और यूबैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन होता है वो ग्लिसरॉल और ईस्टर लिपिड का बना होता है। ग्लिसरॉल ईथर लिपिड जो होता है ये मोर रेजिस्टेंट होता है देन ईस्टर लिपिड्स, इसलिए ये सरवाइव करने में, हार्श हैबिटेट में सरवाइव करने में मदद करता है, हेल्प करता है आर्कीबैक्टीरिया को। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट एबंडेंट होता है, मतलब ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स होते हैं मतलब सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू वो न्यूट्रिशन अपना वो करते हैं, लेते हैं। तो सेप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि डेड बॉडी होते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल का डेड बॉडी होता है, उसको डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर्ड दही बनाने में भी होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में, और ये लेग्यूम्स जैसे राइसोबियम हो गया, इसमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का ही ये एक पार्ट है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करता है कि इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया और एमोनिया, इसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, इसी का ऑक्सीडाइज करता है फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है? ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है और ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब ये सनलाइट के थ्रू तो फूड बनाता है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, डोंट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन जो मेनली होता है, मेनली बाय द फिजन, फिजन से मेनली रिप्रोडक्शन होता है, और फिजन में भी जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंड, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, ठीक है। स्पोर का फॉर्मेशन कब होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन हो। तो स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पोरुलेशन कहते हैं। फिर तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है, और इसमें तीन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस तीन टाइप के होते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि सेक्स पिलस होता है, सेक्स पिलस के थ्रू डीएनए का ट्रांसफर होता है,
और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो डेड बैक्टीरिया होता है उससे फ्री डीएनए क्या किया जाता है, अपटेक किया जाता है। तो इस तरह के डीएनए ट्रांसफर को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन किसे कहेंगे? जब बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है, डीएनए को ट्रांसफर करता है, तो इस तरह के प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहेंगे। लास्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें सेल वॉल जो होता है ना कंप्लीटली एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो होता है कंप्लीटली एब्सेंट होता है और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। ठीक है, इसको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है और ये ऑक्सीजन के विदाउट सर्वाइव करता है। ठीक है, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ये पैथोजेनिक भी हो सकता है। ठीक है, पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये डिजीज कॉज करता है, जैसे कि प्लांट में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल हो गया और एनिमल में प्लूरोमॉर्फिक न्यूमोनिया हो गया। ठीक है, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास भी हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग एमसीक्यू है, कुछ एमसीक्यू जो है तो हम लोग लगाएंगे। अभी हम लोग लगाएंगे एमसीक्यू, तो थोड़ा देखते हैं एमसीक्यू। तो माइकोप्लाज्मा तक हो गया है और चलें अब जितना भी पढ़े हैं उस पे हम लोग क्वेश्चन कुछ लगा लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोपोज्ड बाय लिनस वाज, कौन सा किंगडम दिया था, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कैरलस लिनस ने। तो इसमें होगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने बताया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन उसने दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरलस लिनस ने दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड द्वारा दिया गया था और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर द्वारा दिया गया था। तो इसमें आंसर जो है तो होगा 2 होगा। Which of the following characters served as criteria for five kingdom system of classification as used by R.H. Whitaker? तो हमने तो बताया था कि R.H. Whitaker ने 5 क्राइटेरिया लिया था। 5 क्राइटेरिया कौन कौन से थे? एक तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, सेल स्ट्रक्चर था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो पांचों के पांचों जो है तो इसमें करेक्ट है। सेल स्ट्रक्चर भी होता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, कि वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। रिप्रोडक्शन भी, ठीक है, रिप्रोडक्शन में जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे। तो 5 क्राइटेरिया उन्होंने लिया था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो ऑल ऑफ दीज होगा, इसमें डी होगा आंसर। इन विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो था वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था? तो यूकैरियोटिक जो है तो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था? ऑल द 5 किंगडम्स। ठीक है, तो आंसर का कितना होगा? हेलो, इन विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोटिक था और जो चारों किंगडम थे वो सारे के सारे यूकैरियोटिक थे। तो 4 किंगडम जो है तो 4 किंगडम, इसमें आंसर सी होगा। ठीक है, चौथा का इसमें फिल करना है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा और 4 में क्या होगा? ठीक है, तो सेल टाइप क्या होता है मोनेरा? प्रोकैरियोटिक होता है कि यूकैरियोटिक होता है? तो प्रोकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में प्रोकैरियोटिक है। दूसरा, सेल वॉल जो होता है मोनेरा में वो प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है? हाँ? तो सेल वॉल जो होता है मोनेरा में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। और तीसरा की अगर बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में, वो प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है?
किंगडम एनिमेलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ भी प्रेजेंट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर यूकैरियोटिक होगा, ठीक है, यहाँ पे यूकैरियोटिक होगा। चौथा का क्या होगा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होगा? सेलुलर होगा कि ए सेलुलर होगा कि मल्टी सेलुलर होगा? क्या होता है? ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, फंजाई का हमने बताया था कि टिश्यू और उस लूज टिश्यू का बना होता है और मल्टी सेलुलर होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा ये बी होगा। पांचवा का देखते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप। शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। रॉड शेप बैसिलस, और स्फेरिकल शेप कोकस, स्पाइरल शेप स्पाइरुलम, और कोमा शेप विब्रियम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? हाँ, रॉड शेप क्या होगा? ये रॉड शेप बैसिलस, स्पाइरल शेप स्पाइरुलम, और कोमा शेप विब्रियो, और ये जो गोल गोल है इसको स्फेरिकल हम लोग कहते हैं, तो इसमें कोकस होगा। तो आंसर इसका सी होगा, आंसर सी होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिथेनोजेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मिथेनोजेंस के बारे में स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। दे आर इंक्लूडेड इन ग्रुप अर्कीबैक्टीरिया। तो अर्कीबैक्टीरिया में हमने बताया था कि जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें मिथेनोजेन कहा जाता है। जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफाइल कहा जाता है, ठीक है। तो दे आर इंक्लूडेड इन अर्कीबैक्टीरिया, सही है ये। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, गोबर गैस प्लांट, ठीक है। तो मिथेनोजेंस ही होता है जो रूमिनेंट के गट में प्रेजेंट होता है, और ये डंग से जो है तो जो गोबर होता है उससे मीथेन गैस का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये भी सही है। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, ये गलत। दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक। तो हमने बताया था कि मिथेनोजेंस जो होता है वो स्ट्रिक्टली क्या होता है? एनारोबिक होता है। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, और चौथा भी करेक्ट है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। सातवां का क्या होगा? Which of the following statement is incorrect regarding the structure of a typical bacterial cell? तो बैक्टीरियल सेल के टिपिकल स्ट्रक्चर में कौन सा करेक्ट है ये बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है, सॉरी। सेल पोजेसेस नेकेड सर्कुलर डीएनए व्हिच इज फोल्डेड टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। तो हमने तो बताया था कि बैक्टीरिया क्या है? ये किंगडम मोनेरा का है, हिस्सा है, किंगडम मोनेरा का पार्ट है। और किंगडम मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है, उसमें नेकेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। सेल्स आर सराउंडेड बाय पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल एंड अ म्यूसिलेजिनस शीथ। तो हमने तो बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है, बैक्टीरियल का सेल होता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से घिरा होता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। चूंकि ये प्रोकैरियोटिक होता है तो उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और मेम्ब्रेन ये भी नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। तो ये वाला क्या होगा? ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। राइबोसोम्स इन दिस सेल्स आर 70s इन नेचर, और इसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा, सी होगा। तो आंसर इसका सी होगा। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम का हिस्सा है? किंगडम मोनेरा का, ठीक है, किंगडम मोनेरा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है, कैरोटीन भी होता है, और जेंथोफिल होता है, ठीक है, जेंथोफिल होता है। Cyanobacteria are used in the agriculture field for the crop improvement because they cause, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका आंसर होगा। और इस स्ट्रक्चर में ये ए पूछा है और बी, तो ए क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर नोस्टॉक का है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का।
तो ए इसमें जो है तो शो कर रहा है ये हेट्रोसिस्ट है और बी म्यूसिलेजिनस सिस्ट, तो आंसर जो है तो ए होगा। 12वां का सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेट्रोसिस्ट। तो these are present in some filamentous cyanobacteria such as Nostocanavena, ठीक है, ये भी करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट है। These cells are specialized to perform nitrogen fixation, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। These cells contain enzyme, इस सेल्स के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज, तो सी भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट होगा। ये क्या है? ये साइनोबैक्टीरियल सेल है और इसका डिफरेंट पार्ट पूछा है, तो इसमें जो आंसर होगा आंसर ए होगा, ठीक है। 14वां पूछा है कि बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होगा, आंसर बी। पंद्रहवां का पढ़ेंगे। In 5 kingdom classification system, the kingdom that includes blue-green algae, nitrogen-fixing bacteria and methanogenic archaebacteria, तो इसका आंसर किंगडम मोनेरा होगा, ठीक है। 16वां का important decomposers that cause decay and decomposition of dead bodies of plants and animals, ठीक है। तो डेड बॉडीज, प्लांट की जो डेड बॉडीज और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने का कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया और सेप्रोफिटिक फंजाई, प्लांट्स लाइक, ये गलत हो जाएगा। तो सेप्रोफिटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो आंसर ए और बी दोनों करेक्ट होगा, तो इसमें डी वाला होगा सही। Select the pair that consist of a plant and animal bacterial disease, ठीक है। प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीज, तो इसमें आंसर डी होगा। ये भी ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। बैक्टीरिया में सबसे कॉमन मेथड कौन सा है रिप्रोडक्शन के लिए? तो वो होगा बाइनरी फिशन। माइकोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? तो किंगडम मोनेरा इसमें आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा? तो दे लैक अ सेल वॉल, ये करेक्ट है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये भी करेक्ट है। और दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये इनकरेक्ट है। दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल, तो इसमें जो आंसर होगा वो सी होगा। इसमें क्या है? Almost all bacteria possesses lipoproteinous plasma membrane, तो ये करेक्ट है। The plasma membrane of Archaebacteria as well as Eubacteria have the same type of lipids, नहीं, ये इनकरेक्ट है, तो इसमें आंसर होगा बी। Which of the following is incorrect? Pathogenic bacteria cause 90% of human disease, ठीक है, ये भी करेक्ट है। A large number of antibiotics are produced by the actinomycetes, ठीक है, streptomyces which are a class of fungi, तो ये गलत है, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है ये बैक्टीरिया होता है। एक्टिनोमाइसिस होता है वो, या इसको हम लोग एक्टिनोमाइसिटीज कहते हैं, ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये फंजाई नहीं है, ये बैक्टीरिया है, तो इसमें आंसर जो है तो बी हो। तो सब खत्म हो गया हमारा एमसीक्यू। अब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, उस पे हम लोग एमसीक्यू भी लगा लिए हैं। तो किंगडम मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स उसमें आते थे। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होते थे, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होंगे? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं सारे के सारे सिंगल सेल्ड होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। सारे के सारे सिंगल सेल्ड होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें ज्यादातर क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, प्राइमरीली ये एक्वेटिक ही होता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। ठीक है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन जो है तो इसमें पाया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, इसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक जो शो करता है वो जैसे कि प्लांट है, एनिमलिया है, फंजाई है, इन सब के जो कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है तो किंगडम प्रोटिस्टा भी शो करता है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कि इट फॉर्म्स अ लिंक विथ प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट की तरह भी काम करते हैं, एनिमल की तरह भी बिहेवियर करते हैं और फंजाई की तरह भी बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, और ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, ये प्राइमरीली एक्वेटिक होता है, पानी में रहने वाले होते हैं और रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एसेक्सुअली और सेक्सुअली, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर इन द किंगडम प्रोटिस्टा एंड इट फॉर्म्स अ लिंक विथ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। इट में बी ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है और इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शो सिमिलरिटीज विद द अदर किंगडम। मतलब ये लाइन ये कहना चाहता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिमिलरिटी सोर्स करते हैं किससे? अदर जो किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं उससे। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि इट फॉर्म्स अ लिंक विथ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है क्राइसोफाइट, दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लेनोइड्स, चौथा है स्लाइम बुल्स और पांचवा है प्रोटोजोअन्स। तो सबसे पहले हम लोग क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स का एग्जांपल है डायटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को एक और नाम से जानते हैं डेस्मिड्स। ठीक है, तो क्राइसोफाइट में 2 एग्जांपल हैं, एक तो डायटम्स है और दूसरा गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को एक और नाम से वो जानते हैं डेस्मिड के नाम से। ठीक है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये फिट होते हैं जैसे कि साबुन का वो होता है। ठीक है, तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है which form overlapping cells which fit together as in soap box। हमने बताया था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मोस्टली उसमें से एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में तो ये भी एक्वेटिक होगा, तो एक्वेटिक है तो ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मैरीन वाटर में भी पाया जाता है। ये एक्वेटिक होता है तो इसलिए मैरीन वाटर में भी पाया जाता है और इट फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर करेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पानी का बहाव जिधर होता है ना, पानी का बहाव जिधर होता है उसी के साथ साथ ये क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, मूव करते रहते हैं और जब पानी के साथ साथ मूव करता है तो ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? वो है प्लैंकटन का। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको प्लैंकटन भी कहते हैं, इसको प्लैंकटन भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर करंट के साथ साथ पानी के बहाव के साथ साथ मूव करता है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं।
ठीक है, सनलाइट के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। इसकी जो वाल्स होते हैं, वाल्स पे सिलिका की सेल्स होती है, सिलिका प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इसकी वाल्स इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है, ठीक है, अटूट हो जाती है। जो किस लिए होती है? क्योंकि उस पे सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिका इसको जो है तो मजबूत बनाता है। The walls are embedded with silica, thus the walls are indestructible, ठीक है। तो जो डायटम्स होते हैं उसके वाल पे सिलिका की सेल होती है, इसलिए ये डायटम्स की वाल इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है। डायटम्स मिलियंस और बिलियंस ईयर्स के बाद जब डेथ हो जाता है, तो मिलियंस और बिलियंस ईयर्स के बाद ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, और डिपोजिट होने की वजह से वहां पे डाइएटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। डाइएटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेता है। डाइएटमेसियस अर्थ को डाइएटमाइट भी कहा जाता है, ठीक है। तो डाइएटमेसियस अर्थ कैसे बनता है? जब डायटम्स डेथ हो जाता है, डायटम्स का डेथ हो जाता है, तो मिलियंस और बिलियंस ईयर्स के बाद वहां पे बहुत ज्यादा डिपोजिशन होता है और वो डाइएटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेता है। डाइएटमेसियस अर्थ का यूज जो होता है वो पॉलिशिंग में होता है, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में होता है, साउंड और फायर प्रूफिंग, रूम की जो साउंड और फायर प्रूफिंग करने में जो है तो इस्तेमाल होता है। डाई एटम्स को चीफ प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, ठीक है, ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और फाइटो जो प्लैंक्टन होते हैं उसमें मेजर पार्ट जो है तो ये डायटम्स होते हैं, ठीक है। तो मेजर पार्ट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, इसको डायटम्स में डायटम्स कहते हैं, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हम क्या पढ़े हैं, फिर से रिवीजन करते हैं। क्राइसोफाइट्स होता है, क्राइसोफाइट्स में डायटम्स होते हैं और गोल्डन एल्गी होता है। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहा जाता है। इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये वाटर करेंट के साथ साथ फ्लोट करते हैं, मतलब जिधर जिधर पानी का बहाव होता है उसी के साथ साथ ये क्राइसोफाइट फ्लोट करता है, इसलिए इसको हम लोग प्लैंक्टन भी कहते हैं। ज्यादातर इसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। वाल्स जो होती हैं, इनके वाल्स सिलिका से कवर्ड होती हैं, नहीं, इनकी वाल्स जो होती हैं उनपे सिलिका प्रेजेंट होती है, और सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाती है, ठीक है। डायटमेसियस अर्थ के मरने के बाद, आफ्टर डेथ, मिलियन बिलियन ईयर्स के बाद ये डाइएटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डाइएटमेसियस अर्थ को डाइएटमाइट भी कहा जाता है। इसका जो यूज है वो पॉलिशिंग में होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में होता है, और साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम में होता है, ठीक है, साउंड प्रूफिंग और फायर प्रूफिंग ऑफ रूम में होता है। डाई एटम्स को ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। डाई एटम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये मेजर पार्ट है फाइटोप्लैंक्टन का, और प्रोड्यूस करता है क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए डाई एटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन भी कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में मोस्टली क्या होते हैं? मेरीन होते हैं, ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं? मेरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक क्या है? मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सनलाइट से जो है तो खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये कैसे दिखते हैं? येलो दिखते हैं, ग्रीन भी दिखते हैं, ब्लू भी दिखते हैं और रेड भी दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? ड्यू टू द पिगमेंट, अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये येलो भी दिख सकते हैं, ग्रीन भी दिख सकते हैं, ब्लू और रेड भी दिख सकते हैं। इनकी जो सेल वाल होता है, सेल वाल पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टिफ का मतलब होता है कठोर, कठोर सेलुलोज की प्लेट प्रेजेंट होती है, किस पे?
सेल वाल पे, डाइनोफ्लैजिलेट के सेल वाल पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट होता है, और इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और दोनों के दोनों फ्लैजिला क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है, एक ट्रांसवर्सली अरेंज होता है। तो दो डिसिमिलर फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली अरेंज होता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स में ही हम लोग रेड टाइड्स पढ़ेंगे। रेड टाइड्स कैसे बनता है? रेड टाइड्स बनता है ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, रेड टाइड क्यों बनता है? ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। जब रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, उसकी वजह से जो सी होती है वो रेड कलर की दिखने लगती है। ठीक है ना, जो अपीयरेंस होता है सी का वो रेड कलर का होने लगता है, इसलिए उसी को हम लोग रेड टाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है? गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स का ही रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से शी जो है तो लाल कलर की दिखने लगती है। ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है। ये टॉक्सिन जो रिलीज करता है वो क्या करता है कि मेरीन में, समुद्र में जो एनिमल्स होते हैं उनको मारने का काम करता है, किल करने का काम करता है। ठीक है, तो जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो काफी खतरनाक होता है मैरीन एनिमल्स के लिए। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में हमने क्या पढ़ा कि इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, मैरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये येलो भी अपीयर होते हैं, ग्रीन भी अपीयर होते हैं, ब्लू भी अपीयर होते हैं और रेड भी अपीयर होते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल पे एक कठोर सेलुलोजिक प्लेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है, इनके सेल वॉल पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट होती है। इसमें दो फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। दोनों के दोनों फ्लैजिला क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं और दोनों के दोनों फ्लैजिला डिसिमिलर होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है और एक ट्रांसवर्सली अरेंज होता है। ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल, डायटम्स का एग्जांपल। रेड टाइड क्यों बनता है? ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ड्यू टू विच अपीयरेंस ऑफ सी बिकम्स रेड। ओके, तो रेड टाइड किस लिए बनता है? क्योंकि रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स में, जिसकी वजह से सी का अपीयरेंस क्या होने लगता है, ये रेड कलर दिखने लगता है। और एग्जांपल है गोनियोलेक्स। और जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो क्या करता है कि एनिमल, जो मैरीन एनिमल्स होते हैं उनको किल करता है। ठीक है, मारता है, तो वो काफी खतरनाक होता है टॉक्सिन। आगे पढ़ेंगे हम लोग यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स पढ़ेंगे। मेजॉरिटी जो इसमें है ना, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। मेजॉरिटी जो यूग्लेनोइड्स में जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और फ्रेश वाटर में भी जो स्टेगनेंट वाटर होता है, स्टेगनेंट मतलब स्थिर वाटर, ठीक है, जो एक्टिवली मूव ना करता हो, उस वाटर में जो है तो ये पाया जाता है। इनमें सेल वॉल के बजाय एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। ठीक है, इसमें सेल वॉल के बजाय क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको पेलिकल कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, जो कि यूग्लेनोइड्स की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल बनाता है, क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। तो इसमें सेल वॉल के बजाय प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको पेलिकल कहेंगे, और वो यूग्लेनोइड्स की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो इसमें ट्रू सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है। ट्रू सेल वॉल क्या होती है, ट्रू सेल वॉल अब्सेंट होती है। इसमें दो फ्लैजिला होता है। ठीक है, इसमें भी दो फ्लैजिला होता है। जैसे डाइनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला होता था, एक लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज था, एक ट्रांसवर्सली, और दोनों के दोनों डिसिमिलर थे। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। ये है यूग्लेना का ये पिक्चर। ठीक है, ये यूग्लेना का पिक्चर है।
इसमें जो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें यूग्लेनॉइड में मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। ठीक, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है ना, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये यूग्लेनॉइड या यूग्लेना फोटोसिंथेटिक करने लगता है। ठीक है, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है, सनलाइट जब प्रेजेंट होता है तो उस समय क्या करने लगता है, ये यूग्लेना फोटोसिंथेटिक करने लगता है। और जब सनलाइट एब्सेंट रहता है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे एक्ट एज अ हेटरोट्रॉपिक। तो इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, वो जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उसी के आइडेंटिकल होता है। ठीक है, उसी के आइडेंटिकल होता है, मतलब कि जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसी के आइडेंटिकल पिगमेंट्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, यूग्लेनॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हमने पढ़ा, फिर यूग्लेनॉइड्स पढ़ा हमने। यूग्लेनॉइड्स में जो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, और फ्रेश वाटर में भी कहाँ पे, स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेल वॉल के बजाय प्रोटीन रिच लेयर होता है। ठीक है, जो कि यूग्लेनॉइड्स की बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इसमें ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। इसमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि जब सनलाइट प्रेजेंट होता है उस समय ये फोटोसिंथेसिस करता है, और जब सनलाइट एब्सेंस होता है तो उस समय क्या करता है, वो हेटरोट्रॉपिक की तरह बिहेव करता है। इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसी के आइडेंटिकल जो है तो इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में यूग्लेना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्लाइम वूल्स। स्लाइम वूल्स को फंगस एनिमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें तो स्लाइम वूल्स को फंगस एनिमल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि फंगस का जो कैरेक्टर होता है और एनिमल्स का जो कैरेक्टर होता है वो दोनों के दोनों मिक्स्ड कैरेक्टर स्लाइम वूल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कैरेक्टर मिक्स्ड कैरेक्टर स्लाइम वूल्स में पाए जाते हैं। ये फंगस की तरह भी एक्ट करता है, बिहेव करता है, और एनिमल की तरह भी बिहेव करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सो दे आर लिंक्ड विद बोथ। ठीक, इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है, एक क्लोरोफिलस होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। ये सेप्रोफिटिक होता है, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करता है या खाता पीता है। ठीक है, उसी से अपना भोजन बनाता है, तो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टिस को कहा जाता है। स्वीटेबल कंडीशन में जब स्वीटेबल कंडीशन होता है तो उस समय ये क्या बना लेता है, प्लाज्मोडियम बना लेता है। उस समय क्या बना लेता है, प्लाज्मोडियम। जब अनस्वीटेबल कंडीशन होता है तो ये क्या बना लेता है, स्पोर्स बना लेता है। ठीक है, तो स्वीटेबल कंडीशन के दौरान ये प्लाज्मोडियम बना लेता है, और जब अनस्वीटेबल कंडीशन होता है तो ये स्पोर बना लेता है। स्पोर के बारे में अब पढ़ेंगे। स्पोर में जो है तो ट्रू वाल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रू वाल्स प्रेजेंट होता है, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, और ये हवा के बहाव के साथ क्या करता है, डिस्पर्स हो जाता है। जिधर हवा बहता है उधर ये स्पोर्स भी बहता रहता है। तो इसमें ट्रू वाल्स प्रेजेंट होता है, इसमें ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है और डिस्पर्स बाय द एयर करेंट। स्लाइम वूल्स क्या है, स्लाइम वूल्स में जो है तो फंगस का और एनिमल्स का मिक्स्ड कैरेक्टर जो है तो पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इट लिंक्स विद बोथ। ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है, एक क्लोरोफिलस होता है, मतलब कि क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये स्वीटेबल कंडीशन के दौरान क्या बना लेता है, प्लाज्मोडियम। और अनस्वीटेबल कंडीशन के दौरान क्या बना लेता है, स्पोर्स बना लेता है। ये स्पोर्स जो है, स्पोर्स में ट्रू वाल्स प्रेजेंट होता है और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, एयर करेंट के साथ साथ डिस्पर्स होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स भी फर्दर 4 ग्रुप्स में बांटा है,
अमीबोइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। तो सबसे पहले हम लोग अमीबोइड प्रोटोजोअन्स पढ़ेंगे। अमीबोइड प्रोटोजोअन्स प्रीडेटर की तरह भी काम करता है, पैरासिटिक भी होता है, ठीक है। तो प्रीडेटर की तरह जब जो काम करता है उसका एग्जाम्पल है अमीबा। उसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। और जो पैरासिटिक की तरह काम करता है उसका जो एग्जाम्पल है वो एंट अमीबा है। पैरासिटिक मतलब ये डिजीज कॉजिंग होता है, ये डिजीज कॉज करता है। अमीबोइड प्रोटोजोअन्स के जो सरफेस होता है उसपे सिलिका की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अमीबोइड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उनके सरफेस पे सिलिका की क्या होती है? सिलिका की सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये सीडोपोडिया भी इसमें प्रेजेंट होता है। सीडोपोडिया मतलब ये फूड को इंगल्फ करने के लिए ये अमीबोइड प्रोटोजोअन ये सीडोपोडिया बनाता है। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन पढ़ेंगे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन नाम से ही लग रहा है कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो इसमें क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है। यह एक बीमारी काज करता है, डिजीज काज करता है। उस डिजीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, उस डिजीज का नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है और ये एक डिजीज काज करता है, काज डिजीज, जिस डिजीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस को एक और नाम से जानते हैं, ट्राइपेनोओस्मियासिस। ट्राइपेनोओस्मियासिस, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोअन। सिलिएटेड प्रोटोजोअन क्या है? ये लगातार मूव करते रहता है, लगातार मूव करते रहता है। लगातार क्यों मूव करते रहता है? क्योंकि इसमें सिलिया प्रेजेंट होता है और सिलिया लगातार बीट करते रहता है, कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है, इसलिए सिलिएटेड प्रोटोजोन, एक्टिवली मूविंग प्रोटोजोन्स इसको कहा जाता है। इसमें कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको गलेट कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको गलेट कहा जाता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और तीनों प्रोटोजोन से अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है और क्यों डिफरेंस है? क्योंकि इसमें सिलिया प्रेजेंट होता है और दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये और तीनों से और तीनों प्रोटोजोन से क्या है? अलग है, ठीक है। और तीनों प्रोटोजोन से अलग है। तो दो न्यूक्लियस होता है, दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस का नाम है, एक का नाम है मेगा न्यूक्लियस और दूसरे का नाम है माइक्रो न्यूक्लियस। ये जो है तो मेगा न्यूक्लियस बड़ा साइज का होता है और माइक्रो न्यूक्लियस छोटा साइज का होता है। मेगा न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोल क्या करता है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है ना वो कंट्रोल क्या करता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन सा कंट्रोल करता है? माइक्रो न्यूक्लियस। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में स्पोरोजोन्स क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ये मोटाइल नहीं होता है, मतलब कि नॉन मोटाइल होता है। ये पैरासिटिक होता है, मतलब डिजीज काज करता है, ये डिजीज काज करता है। एग्जांपल दिया है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी काज करता है? मलेरियल पैरासाइट इसे कहा जाता है, इसे ये मलेरिया काज करता है। तो स्पोरोजोन्स क्या है? नॉन मोटाइल है, पैरासिटिक है और इसका जो एग्जांपल दिया है वो प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी काज करता है? मलेरियल पैरासाइट इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मलेरिया काज करता है, क्योंकि ये मलेरिया काज करता है। अब नेक्स्ट डे जो है जो भी बचा है फंजाई बचा है और वायरस वायरॉइड जितना भी बचा है सब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं और यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू, थैंक यू।